हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और साथियों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो नमूना सहायक भर्ती 2026 का जो कि ऑलरेडी विज्ञापन जारी हो चुका है और फॉर्म फिलअप होना भी शुरू हो चुका है, उसमें मैं सिलेबस डिस्कशन किया था आपके एसएसबी के लिए। जो ये पोस्ट आया था 36 टोटल पोस्ट था और एलिजिबिलिटी था आपका क्लास 12। मैं बात करूंगा आज इसमें रसायन शास्त्र के सिलेबस को लेकर, जिसमें मैं भौतिक केमिस्ट्री, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री बोला जाता है, जिसमें मैं बात करूंगा, बोला था आपको, पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में। तो चलिए, आप कॉपी और नोटबुक जिसको बोलते हैं, अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए और नोट करते चलिएगा। मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा क्या होता है पदार्थ की अवस्थाएं और क्या किस तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो चलिए बात करते हैं पदार्थ के बारे में। याद करो वो क्लास जब आपने कक्षा 9वीं की क्लास पढ़े होंगे, वहां पे आपको आपके टीचर पढ़ाए होंगे कि पदार्थ क्या होता है, जिसको इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। और इसको अगर हम परिभाषिक तौर पे देखें, पदार्थ वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, एक होता है मास और दूसरा होता है स्थान, जिसको बोलते हैं स्पेस। ये दो चीजें होना जरूरी है। अगर किसी को हम पदार्थ की कैटेगरी में लेते हैं तो वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो वह पदार्थ कहलाती है। ये तो हुआ इसका परिभाषिक तौर पे किस तरीके से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं जल, वायु, लकड़ी, लोहा, ऑक्सीजन। इस तरीके से ढेरों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें मास होता है और दूसरा स्पेस घेरता है। ये बहुत बेसिक क्लास है, ये ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए वायु, एयर, ये जो बादल दिख रहा है, ये देखिए ये लकड़ी का टेबल दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको ये क्या है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा और ये जिस जगह पे इसको आप रखेंगे वहां पे ये जगह जरूर घेरेगा। सिमिलरली आपका देखिए ये शुगर क्यूब है, ठीक है, ये शक्कर के जो क्यूब है, शुगर क्यूब है, ये भी एक तरह से क्या है, ये भी पदार्थ के कैटेगरी में आता है। चलिए बात करते हैं दूसरा। ये देखिए बुक्स हैं, ये बुक भी हमारा क्या है, इसमें भी मास होता है, ये भी द्रव्यमान अपने आप में यानी कि द्रव्यमान रखता है और जगह घेरता है। वैसे ही तरीके से ये आयरन का रॉड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेन है, ठीक है, और ये वाटर यानी कि ये देखो ग्लास में आपका पानी डाल रहे हैं, ये भी क्या एक प्रकार से पदार्थ होता है। इसका मतलब ये है पदार्थ के पास दो चीज होना चाहिए, एक मास और दूसरा स्पेस, तब हम किसी चीज को क्या कहेंगे, ये पदार्थ की कैटेगरी में आता है। चलिए, ये तो हुआ बेसिक डेफिनेशन के बारे में। आपके आसपास जितने भी आप जिस टेबल पे बैठ के लिख रहे होंगे या जिस मोबाइल से ये लेक्चर देख रहे होंगे, वो भी एक प्रकार से क्या है, पदार्थ ही कहलाता है, पदार्थ है। चलिए थोड़ा सा इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने तरीके से बांटा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ऑन द फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ये केमिकल स्टेट भी होता है, रासायनिक अवस्था के आधार पे इसको भी बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक अवस्था के बारे में, फिर नेक्स्ट हम चलेंगे केमिकल स्टेट के बारे में। तो ठोस पहला अवस्था होता है ठोस। दूसरा, अच्छा यहाँ देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस। और दूसरा स्टेट है लिक्विड, लिक्विड को बोला जाता है द्रव, और ये होता है हमारा गैस। तो तीन तरीके से हमारा जो पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था, मतलब देखिए भौतिक अवस्था क्या होता है, जो आप देख सकते हैं। इसका मतलब जैसे आपको रंग है या उसका आकार है, ऐसी चीजें होता है जो भौतिक अवस्था को दर्शाता है। उसके आधार पर हम इसको तीन तरीके से बांट सकते हैं। तो प्रकार है उसका ठोस पदार्थ या जिसको बोला जाता है सॉलिड। अच्छा, सॉलिड के उदाहरण के बारे में अगर बात करते हैं, क्या क्या जो है सॉलिड के अंतर्गत आता है, यहां देखिए शुगर, सैंड जिसको हम रेत बोलते हैं, या लोहा, लकड़ी, चट्टान या खनिज, ये सब क्या होते हैं, ठोस अवस्था के प्रकार होते हैं, क्योंकि ये आपको ये ठोस अवस्था में दिखेंगे। उसी तरीके से बहुत सारे और ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस होते हैं, वो ठोस की कैटेगरी में आता है। चलिए कुछ विशेषताएं के बारे में आपको मैं बात कर लेता हूं, क्या क्या उसके विशेषताएं होते हैं आपके ठोस पदार्थ के। तो यहां देखिए ठोस पदार्थ के निश्चित आकार होता है, ध्यान दीजिएगा, डेफिनेट शेप होता है। जैसे आपके पास लकड़ी है, आयरन रॉड है, पेन है, गिलास है, घर में बहुत सारे ऐसे सामान होंगे जो ठोस पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं।
और उसका निश्चित शेप होता है, पहली बात। दूसरी बात, निश्चित आयतन होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे एक गिलास हमने ले लिया, मान लेते हैं मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, लाइक ये देखिए, ये जैसे एक प्रिज्म की भांति है, ये मान लेते हैं कोई और एक शेप है। तो ये शेप क्या होता है, इसके पर्टिकुलर आयतन होते हैं। देखिए यहाँ पे एक शेप बना हुआ है, ये ठोस है, तो ठोस होंगे तो क्या होंगे, इसका आयतन होगा, आयतन डेफिनेट वॉल्यूम होगा। और कण बहुत पास पास होते हैं, इसके जो कण होते हैं, जैसे यहाँ देखिए, ये जिस कण से मिलकर बना हुआ है, ये देखिए बहुत पास पास है। तो ये जब इसके कण पास पास होते हैं तो ये एक तरीके से ठोस पदार्थ के कैटेगरी में आता है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखा है यहाँ पे, अंतरा अणुक आकर्षण बल। अच्छा, ये क्या होता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस बल से ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो कण होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। ठोस के कैटेगरी में जो ऐसे पदार्थ हैं जिनके पास अंतरा अणुक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, और ये कहलाता है हमारा ठोस अवस्था। उसी तरीके से हमारा एक दूसरा विशेषता है जिसमें हम देखेंगे संपीड्यता। संपीड्यता क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी, लगभग नगण्य होता है। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं, ठोस के पार्टिकल्स को अगर आप प्रेस करते हैं, दबाते हैं, जैसे कंप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या होता है, कंप्रेस नहीं होता। जैसे ये देखिए, एक मान लेते हैं बर्तन है, इसमें ऐसे पार्टिकल्स भरा हुआ है, ठोस पदार्थ है, तो इसको आप कंप्रेस करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे, तो इसमें क्या होता है, लगभग नगण्य होता है, जो कंप्रेसिबिलिटी का गुण होता है। जैसे यही इसी चीज को आप देख सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे प्रेस करेंगे तो ये लगभग, इसमें कंप्रेसिबिलिटी नेचर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आसपास बहुत ठोस होते हैं, बहुत, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जगह नहीं होता, रिजिड होता है। रिजिड जिसको हिंदी में बोला जाता है कठोर होता है, रिजिड है, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, कैन नॉट बी स्क्वैश्ड। जैसे नींबू को आप इसे निचोड़ सकते हैं, वैसे कोई सॉलिड पदार्थ को आपको दूंगा, जैसे पत्थर को ही दूंगा, तो पत्थर को ऐसे निचोड़ नहीं सकते। मतलब क्या, कंप्रेसिबिलिटी का इसमें गुण नहीं होता है। चलिए, ये तो हो गया हमारा कुछ ठोस के बारे में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखेंगे हम लिक्विड के बारे में। लिक्विड भी एक स्टेट है, जिसे मैंने आपको बताया 3 तरीके के स्टेट होते हैं। आगे और मैं बताऊंगा जिसमें प्लाज्मा स्टेट भी होता है, और एक ऐसे स्टेट जिसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी बोला जाता है। फिलहाल हमारा फोकस है द्रव अवस्था या द्रव पदार्थ के बारे में। क्या कहता है द्रव पदार्थ? द्रव पदार्थ या द्रव स्टेट ये है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम उदाहरण आपको बताता हूं। एक होता है जल, दूध या मिल्क, तेल, मिट्टी का तेल या केरोसिन, पेट्रोल की बात करते हैं या अल्कोहल की बात करते हैं। ऐसे वाले पदार्थ लिक्विड स्टेट में कहलाते हैं। और इसका अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसकी पहली प्रॉपर्टी है निश्चित आयतन होता है। ध्यान दीजिएगा, निश्चित आयतन होगा लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। अब ये क्या बात हुआ भाई, आकार और आयतन क्या है? आयतन मतलब, आयतन है जिस प्रकार के आप बर्तन में आप किसी दूध को, पानी को, तेल को रख देंगे, उसी प्रकार से क्या हो जाएंगे, आपका द्रव का आकार हो जाएगा, लेकिन कोई आकार नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा रहा था, मान लेते हैं ये क्या है, एक सॉलिड पदार्थ है, इसका एक क्या है, आकार है, ऐसे दिखेगा आकार है, लेकिन इस पानी का कोई आकार नहीं है, दूध का कोई आकार नहीं रहेगा। उसी तरीके से पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आप पात्र देंगे, मान लेते हैं स्टार वाले पात्र है तो स्टार टाइप का हो जाएगा, कप में आप पानी को डालेंगे तो कप के आकार का हो जाएगा। और कण जो है एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, मतलब एक दूसरे पर क्या होते हैं, ये फिसल जाते हैं, रिजिड नहीं होते, वहीं पे फिक्स्ड नहीं होते हैं। और इसमें जो संपीड़ितता होता है, एकदम नगण्य तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब कम होता है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें संपीड़ितता का नेचर होता है, बहुत कम होता है, बहुत ही कम। सॉलिड से थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा, लेकिन कम होता है, जिसमें हम बात करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इसमें आपको फोटोग्राफिक में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये लिक्विड है, यहाँ पे लिखा है नॉट रिजिड, रिजिड नहीं है। दूसरी बात, नो फिक्स्ड शेप, कोई भी आपको शेप देखने को नहीं मिलेगा। फिक्स्ड वॉल्यूम है इसका, और कैन नॉट बी एक्सप्रेस, ये भी कह सकते हैं कि आपका बहुत कम है तो इसको हम क्या नहीं कर सकते। जैसे आपके पास एक कंटेनर है, उसमें पानी रखा हुआ है, उसको मैं बोलूंगा आपको दबाइए, तो दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी नेचर उसमें नहीं होता है।
चलिए, ये तो बात हुआ हमारा द्रव अवस्था का। तीसरी बात है, अच्छा ये जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए वाटर लेवल मार्किंग यहाँ पे है, ये बीकर का कंटेनर है, ये ग्लास टम्बलर है, नहीं कि ग्लास की बात कर रहा है, ये कोनिकल फ्लास्क की बात कर रहा है, ये हमारा बॉटम फ्लास्क जिसको आरबी बोलते हैं, राउंड बॉटम। तो यहाँ पे जिस तरीके का कंटेनर हमने रखा, जिस तरीके के कंटेनर हमने रखता गया, पानी का जो आयतन है, ठीक है, पानी का जो आकार है, सॉरी, ये जिस तरीके से कंटेनर था उस तरीके से इसका क्या होते गया, आकार होते गया। पहले आपको इस तरीके का आकार दिख रहा है, फिर यहाँ आकार ऐसे दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद आपका ये इस तरीके से इसका आकार दिख रहा है, फिर ये आकार दिख रहा है। तो ऐसे इसका जो आकार होते हैं वो बर्तन के ऊपर डिपेंड करता है, किस बर्तन पे। जैसे एग्जांपल के लिए आप बर्फ जमाते होंगे फ्रिज में, तो वहां जिस तरीके के बर्फ आयतन पे, जो आकार पे आपने क्या जमाए होंगे, बर्फ जमाए होंगे, बर्फ उसी तरीके के हो जाते हैं, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गैसीय पदार्थ के बारे में बात करता हूं। गैसीय पदार्थ क्या कहता है, उदाहरण के तौर पे वायु है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प, ये सारी चीजें क्या होता है, गैस के उदाहरण है। और गैस की बात अगर मैं करता हूं किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें ना तो निश्चित आकार होता है, ना तो निश्चित आयतन होता है, और पात्र को पूर्णतः भर देता है। आप जिस पात्र में भरेंगे उस पात्र को पूरा फिल कर देगा। कणों के बीच दूरी बहुत अधिक होती है, जैसे इस तरीके से आपका दूरी रहेगा कणों के बीच, ज्यादा पास पास उसमें आपको क्या नहीं दिखेंगे। तो जो अरेंजमेंट रहेगा, आगे मैं दिखाऊंगा आपको कैसे अरेंजमेंट रहता है, और संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी है जिसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, जैसे यहाँ पे कंटेनर हमने रखा हुआ है और ये इस तरीके से यहाँ पे गैस भरा हुआ है, जैसे ऊपर से हम पिस्टन लगाएंगे और प्रेस करेंगे तो ये क्या होता है, गैस के पार्टिकल जो है पास पास आ जाते हैं, और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसमें कंप्रेसिबिलिटी नेचर है। और इसी से आपको याद आ रहा होगा, एक होता है CNG, जिसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या कहते हैं इसको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि गैस को जो हमारे यहाँ गैस सिलेंडर आता है उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस करके भरा जाता है, और वो कहलाता है आपका संपीड़ितता या कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी। तो ये तो हुआ कुछ आपके गैसीय अवस्था के बारे में। चलिए थोड़ा और आगे बात करते हैं, क्या चीजें इसमें और शामिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अच्छा मैं आकार की बात कर रहा था, तो यहाँ देखिए बलून फुला रहे हैं यहाँ पे दो साथी भाई लोग। यहाँ पे इसमें भी कोई आकार नहीं रहेगा गैस का। जिस तरीके के बलून में आपने भरा, राउंड वाला बलून है तो राउंड शेप हो गया, लॉन्ग बलून में आपने अगर भरा तो ये लॉन्ग शेप हो गया। तो वाटर या जो द्रव अवस्था था उसका भी कोई आकार नहीं था, यहाँ पे भी इसका क्या नहीं था, आकार नहीं है। हाँ, आयतन जरूर है, जगह जरूर घेरता है, तो जो जगह घेरता है वो हमारा आयतन के कैटेगरी में आता है। तो चलिए थोड़ा समराइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। ठोस के क्या गुण पढ़े हमने, और यहाँ पे द्रव के क्या गुण है, गैस के क्या गुण है, तो इसको नोट करते चलिएगा, आपके लिए बहुत काम का चीजें हैं। आकार की अगर हम बात करते हैं तो ये निश्चित होता है, और इसका जो द्रव के केस में होता है ये अनिश्चित होता है, और ये आपका क्या होते हैं, अनिश्चित होता है। आयतन की अगर हम बात करते हैं तो ये निश्चित आयतन इसको देखने को मिलेगा, और ये हमारा निश्चित आयतन है, ये हमारा अनिश्चित। गैस में कोई आयतन नहीं रहता है, अनिश्चित है। जिस तरीके के बर्तन पे आप भरेंगे उसी तरीके से जाएंगे। कणों के बीच की दूरी की बात करते हैं तो बहुत कम दूरी होता है, ऐसे इस तरीके से डिस्टेंस इसका अरेंजमेंट रहता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मध्यम रहता है, मतलब जगह रहेगा आपको, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बात करूंगा आपको पानी में चलना है आपको, तो पानी में आप आसानी से चल पाएंगे, क्योंकि उन दोनों जो द्रव अवस्था होते हैं उनकी कणों के बीच ज्यादा दूरी, मतलब ज्यादा कहने का मतलब इतना दूर तो रहता है, तो आप वहां पे चल पाएंगे। सिमिलरली अगर मैं आपको रेत में चलने बोलूं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है, क्योंकि रेत एकदम भरा हुआ है, पूरा रूम भरा हुआ है रेत से, चलने बोलूंगा तो भाई उसके बीच तो दूरी ही नहीं है, बहुत कम दूरी है। और गैस तो बहुत अधिक डिस्टेंस रहता है, जैसे अगर यहाँ पे एक पात्र बना हुआ है तो यहाँ पे गैस ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे दिखाया जरूर था, शायद आप देख सकते हो। ये देखिए, इस डायग्राम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉलिड है, ठोस है, वहां पे देखिए बहुत एकदम यहाँ पे फिक्स्ड है, डिस्टेंस बहुत कम है। यहाँ पे देखिए द्रव अवस्था में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, ये देखो खाली जगह दिख रहा है। और गैस के केस में तो और बहुत जगह आपको खाली दिख रहा है, ये देखिए इधर पूरा खाली जगह आपको ऐसे दिख रहा है। तो ये होता है हमारा क्या, गैसियस जो पदार्थ होते हैं उसमें जगह बहुत रहता है, और इस वजह से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर रहते हैं, ये हम कहते हैं।
फिर इसमें एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है आकर्षण बल। इसमें बहुत ज्यादा सर्वाधिक आकर्षण बल होता है, इसीलिए तो ठोस है। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉटल है, ये देखिए ये बॉटल क्या है, हमारा ठोस पदार्थ के अंतर्गत आता है, क्योंकि भाई ये बहुत सॉलिड इसके मटेरियल से बना हुआ है और इसके जो सर्वाधिक आकर्षण बल होता है इसमें द्रव में मध्यम होता है और गैस में तो बहुत कम ही होता है, न्यूनतम होता है। चलिए संपीड़ितता की बात करते हैं, ये नगण्य होता है, इसमें बहुत कम, इसमें प्रेस नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा है, बहुत मतलब उतना तो नहीं है लेकिन कम है, और इसमें सबसे ज्यादा संपीड़ितता का नेचर आता है। और लास्ट आता है एक कहलाता है काइनेटिक ऊर्जा, जिसको बोला जाता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं एक छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होता है जो भी हमारा मेटल्स होते हैं, तो इसमें सबसे कम होता है। गतिज ऊर्जा मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो प्रवृत्ति होती है, गतिज ऊर्जा, गति होने की वजह से, यानी कि उसमें टेम्परेचर है या किसी और फैक्टर की वजह से पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, वह गतिज ऊर्जा के कारण होता है। और आपका जो द्रव अवस्था होता है उसमें मध्यम गतिज ऊर्जा होता है, और गैस में तो सबसे ज्यादा, मतलब यूं कहें कि आप कहीं कोने में अगरबत्ती जलाएंगे उसकी गतिज ऊर्जा से पूरा फैल जाएगा। गैसियस पदार्थ है तो बहुत जल्दी क्या होता है, फैल जाता है, और यही हमारा गतिज ऊर्जा कहलाता है। तो अगर आपको पूछा जाए गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किस में होता है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा होता है हमारा गैस में, उसके बाद होता है लिक्विड में, फिर होता है हमारा सॉलिड में। तो इस तरीके से ये टेबल आपके लिए बहुत काम का चीज है, आप इसको नोट करिए। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं सो दैट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है सर ये नोट्स हमको चाहिए, कमेंट में आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसको आपको अरेंजमेंट की मैं बात कर रहा था। ये देखिए कार्बन का एटम है, पेंसिल का लीड आपको दिख रहा होगा, ये पेंसिल का लीड है। यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट देखो, कैसा एकदम बेहतरीन अरेंजमेंट दिख रहा है। और ये किसका अरेंजमेंट है, ये हमारा सॉलिड का अरेंजमेंट है, ठोस का अरेंजमेंट है, ठोस का अरेंजमेंट है। यहाँ पे ये देखिए ठोस का अरेंजमेंट है। उसी तरीके से द्रव देखिए, ग्लास में पानी रखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है एटॉमिक अरेंजमेंट कैसे दूर दूर है, इससे तो दूर है। सॉलिड में देखो कहीं जगह भी नहीं, देखिए ये बिल्कुल पास पास है, मतलब ऐसा अरेंजमेंट जो आपको पास पास दिखेगा वो आपका सॉलिड अवस्था कहलाता है। यहाँ देखिए गैस में देखिए, यहाँ पे द्रव है, ये देखिए गैस मिक्सचर, ये देखो यहाँ पे आदमी तैर रहा है, यहाँ पे जो एयर रखा हुआ है इसके पार्टिकल देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो इस तरीके से क्या होते हैं भाई, गैस अवस्था में उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, और हम ये जानते हैं जो मेटल्स होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये बहुत बेसिक क्लास है, आपने इसको क्लास 9th में जरूर पढ़े होंगे। चलिए थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, जहां पे आपको एक नया स्टेट के बारे में बताता हूं जो आपका कहलाता है प्लाज्मा स्टेट। और ये आपका पदार्थ की अवस्था ही है, ठीक है, पदार्थ की अवस्था ही कहलाता है, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा स्टेट। और ये प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये ना तो द्रव है, ये ना तो गैस है, और ये ना तो सॉलिड है। ये तीनों स्टेट का जो मिक्सचर कहलाता है वो आपका प्लाज्मा है। और इसको फ्लेम भी कहा जाता है, आप आग जलाते हुए जरूर देखे होंगे। तो फ्लेम क्या होता है, किसी एनर्जेटिक मॉलिक्यूल का कंपोजिशन होता है, उसमें बहुत सारे आपको हीलियम गैस, नियॉन गैस या डिफरेंट एनर्जाइज्ड गैस की मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यहाँ पे ये प्लाज्मा की तरह दिखता है। जैसे सन की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं, ठीक है, सन की बात करते हैं, वहां पे भी प्लाज्मा स्टेट आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में देखिए कौन कौन से पदार्थ ज्यादा मात्रा में है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 65% है, कार्बन 18% है, अदर जो गैसेस है वो हमारा 7% है, और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये 10% है। अगर हम पूरा अर्थ एटमॉस्फेयर पे, पृथ्वी पे बात करते हैं किन जो पदार्थ हैं वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ देखिए 46% तो हमारा ऑक्सीजन है, 28% सिलिकॉन है, और आपका 88.3 एल्यूमिनियम है। उसी तरीके से डिफरेंट जो पदार्थ हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और अदर एलिमेंट्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। पदार्थ ही है, क्या है, सब मेटल से ही है, जो मास है और जो जगह घेरता है, यही चीजें तो मैं आपको बता रहा हूं पदार्थ है। चलिए थोड़ा सा और हम इसमें आगे चर्चा करते हैं। ठोस, द्रव और गैसों के अणु अलग अलग क्यों होते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में, कि गैस, द्रव और जो ठोस है, क्या वजह होगा या क्या ऐसे चीजें हैं जिनकी वजह से ये तीन तरीके के हमारे पास स्टेट्स देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहली बात है, मैटर जो है बहुत छोटे छोटे कणों से
या जिसको हम क्या बोलते हैं परमाणु एवं अणु से मिलकर बना होता है, तो ये कण लगातार गति कंटिन्यूअस मोशन करते हैं, कंटिन्यूअस क्या करते हैं, मोशन करते हैं। और इस मोशन को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, ध्यान दीजिएगा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा देखा गया था, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा देखा गया था कि जो गैस के पार्टिकल हैं, लिक्विड के पार्टिकल हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इधर इधर ऐसे ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये मूव करने से उसमें क्या होते हैं, इनमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, सबसे पहली बात। दूसरा, कणों के बीच आकर्षण बल भी होता है जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। मतलब ये आकर्षण बल ही है जो क्या करता है, बांधे रखता है। तभी तो ये जो एटम्स है, या जिसको हम परमाणु बोल रहे हैं या अणु बोल रहे हैं, जिसको मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, वो क्या कर रहा है, इसको ठोस अवस्था में लेके जा रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं, आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा तो ये सॉलिड स्टेट पे आएगा। अगर थोड़ा सा कम हुआ तो ये कहां जाएगा, लिक्विड स्टेट में जाएगा। और अगर सबसे कम हो गया तो ये कहां चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बोला जाता है अंतर आकर्षण या अंतर अणुक आकर्षण बल, सॉलिड में ज्यादा होता है और यहाँ पे लिक्विड में उसके बाद फिर आता है आपका गैस के बारे में। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी की मैंने बात किया और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात किया। और एक लास्ट चीज और है जो कहलाता है हमारा टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर या तापमान हम जिसको बोल रहे हैं, तापमान बढ़ाने पर कणों की गति एवं गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एकदम सिंपल है भाई, पॉपकॉर्न जैसी तवा में रखेंगे फूटने लगता है भाई। गर्म चीजों में क्या होता है, आदमी खड़ा होने लगता है, गिरने कूदने लगता है। तो वैसे ही जिससे भी हम तापमान बढ़ाते हैं तो गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और तापमान जब हम घटाते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। तो मान लेते हैं तापमान अगर ज्यादा है, टेम्परेचर अगर ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि कोई पदार्थ का जो स्टेट है वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो चला जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे और कम करेंगे टेम्परेचर को तो लिक्विड हो जाएगा, और अगर हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ये उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन के उदाहरण समझ सकते हैं। आप फ्रीज में जाते हैं, फ्रीज में बर्फ जमाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, आप टेम्परेचर को कम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या हो जाता है, वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है। वापस से बर्फ बनाते हैं आप, रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, तो वहां पे क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। और अगर टेम्परेचर आपने ज्यादा बढ़ा दिया, और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे चाय बनाने के लिए आप क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो वहां पे आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास दो फैक्टर था। व्हाट आर द टू फैक्टर, टेम्परेचर एक फैक्टर था और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक बल, ये दो चीजें हैं। और ये दोनों फैक्टर्स जो है किसी पदार्थ को उस पदार्थ में एग्जिस्ट करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, और उसको समझाता है कि इस तरीके से हमारा गैसों के बीच जो काइनेटिक थ्योरी कहता है टेम्परेचर, और दूसरा आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात करता है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आया होगा कि क्यों कोई पदार्थ जो है उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। चलिए थोड़ा और बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्था किन तीन गुणों पर निर्भर करती है। मैंने अभी आपको बताया कणों के बीच की दूरी, इंटर पार्टिकल स्पेस, जैसे द्रव, ठोस में सबसे कम, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे अधिक। तो ये ऑर्डर आप लिख सकते हैं, ठोस में, द्रव में और गैस में। दूसरा मैंने आपको बताया कणों के बीच आकर्षण बल और कणों की गतिज ऊर्जा, ये तीनों चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं। चलिए थोड़ा सा आपको और डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आयनिक क्रिस्टल है, आयोडीन का क्रिस्टल है। यहाँ पे देखिए कैसे अरेंजमेंट है, एकदम बेहतरीन अरेंजमेंट आपको दिखता है। और अगर ब्रोमीन, यहाँ देखिए ब्रोमीन लिक्विड है, ब्रोमीन वेपर है, तो ये क्या होता है भाई, थोड़ा सा यहाँ पे जगह ज्यादा रहती है। देखिए जगह ज्यादा है, मतलब वो गैस स्टेट में है। वही चीजें हैं जो मैंने इसको पहले डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब एक बेहतरीन प्रॉपर्टी आता है जिसको बोला जाता है डिफ्यूजन। बहुत सारी चीजें तो मैंने डिस्कस कर दी, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, आयतन, आकार
आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, टेम्परेचर है। एक प्रॉपर्टी जिससे लगातार क्वेश्चन पूछते हैं वो होता है डिफ्यूजन, या हिंदी में इसको बोला जाता है विसरण। तो साथियों चलिए सुनते हैं, समझते हैं क्या होता है विसरण। विसरण का मतलब परिभाषिक तौर पे अगर देखा जाए, किसी पदार्थ के कणों का अपनी स्वतः गति, देखिए ध्यान समझिएगा, अपनी स्वतः गति रैंडम मोशन के कारण दूसरे पदार्थ के कणों में फैलकर समान मिश्रण, यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लेना विसरण कहलाता है। आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं विसरण क्या कहलाता है, लेकिन विसरण को आप समझिए और इसके बेस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे उसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, इत्र की खुशबू का पूरे कैमरे में, इत्र की खुशबू का पूरे कमरे में फैल जाना। आपके रूम में कोई परफ्यूम लगा रहा है या आपके रूम में कोई सेंट का बॉटल खोल दिया, कोई अगरबत्ती जला देता है, तो 1 से 2 मिनट में पूरे रूम में फैल जाता है। ये किस वजह से होता है? इसको बोला जाता है डिफ्यूजिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ गैसियस। गैस की डिफ्यूजन प्रॉपर्टी की वजह से ये गैस क्या होता है तो पूरा फैल जाता है। और परिभाषिक तौर पे इसको अगर समझा तो दोबारा समझाता हूं आपको, किसी पदार्थ के कणों का अपनी स्वतः गति रैंडम मोशन के कारण दूसरे पदार्थ के कणों में फैलकर समान मिश्रण, जैसे आपके रूम में एक कहीं पे क्या जला दिया आपने, गैस, या यहाँ पे धूप जला दिए, और ये धूप धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे और एयर पार्टिकल है तो उसके साथ मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे, यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लेगा, और इस मिक्सचर के साथ साथ क्या हो जाएंगे, वो पूरा फैल जाता है। विसरण क्यों होता है? अब एक नया क्वेश्चन है, भाई विसरण क्यों हो रहा है, व्हाई डिफ्यूजन इज हैपनिंग। पदार्थ के कण लगातार गतिशील मूविंग होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा यह बताया गया था, जिसको ब्राउनियन मोमेंट कहा जाता है, ब्राउनियन गति कहते हैं। पदार्थ के कण लगातार गतिशील, कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। यही गति उन्हें एक दूसरे में मिलने में सहायता करती है। यही गति क्या करता है, एक दूसरे से मिलने में सहायता करती है। जिस तरीके से भाई अगर मान लेते हैं गति नहीं रहेगा, यहाँ पे मैंने एक अगरबत्ती जलाया और इसमें कोई गति ही नहीं रहेगा, तो ये यहीं पे रुक जाएगा, तो ये क्या करता है, डिफ्यूजन होता है, मतलब पूरा घुलते जाता है, मिलते जाता है, और ये प्रॉपर्टी हमारा कहलाता है डिफ्यूजन। तो थोड़ा सा इसमें समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। विसरण किन किन अवस्थाओं में होता है, गैसों में भी होगा, द्रव में भी होगा, ठोस में भी होगा, लेकिन गैस में डिफ्यूजन सबसे अधिक होगा, द्रव में डिफ्यूजन थोड़ा सा कम होगा, और ठोस में डिफ्यूजन सबसे कम होगा। जैसे आपके घर में आप कभी देखे होंगे हनी या तेल गिर जाता है, तो इतना जल्दी से नहीं हनी जहां पे गिरा हो थोड़ा सा धीरे क्या होता है, फैलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जैसे ठोस चीजें हैं, ठोस चीजों को आप गिरा देंगे, मान लेते हैं चावल ही गिरा दिए, चावल गिर गया, तो ऐसा नहीं है चावल पूरा कमरे में फैल जाएगा, वो क्या होता है जहां पे गिरता है वहीं पे, क्योंकि भाई सबसे कम डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है उसमें। द्रव में थोड़ा सा रहता है, गैस में तो बहुत ज्यादा रहता है भाई। गैस खुला, जैसे आपके घर में गलती से गैस सिलेंडर खुल गया, ध्यान देना, और आपको 2 मिनट बाद पता चल जाता है कि गैस खुल गया है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफ्यूजन प्रॉपर्टी इतना ज्यादा, फटाक से फैल जाता है, और यही कारण है आपका गैस का डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होने की वजह से। तो तापमान का प्रभाव क्या होता है, चलिए डिफ्यूजन में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तापमान क्या कहता है, तापमान बढ़ाने से क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी अगर आप क्वेश्चन आया जाए एग्जाम में आ गया, तापमान बढ़ाने से जो विसरण की प्रॉपर्टी है बढ़ेगा या कम होगा। तो बात करते हैं, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाते क्या होता है, जैसे ही तापमान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और कण तेजी से गति करते हैं। भाई कण एकदम तेजी से गति करने लगते हैं, तापमान बढ़ गया, और इसमें होता क्या है, इसलिए विसरण की दर बढ़ जाती है। इसका मतलब हम यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तापमान, या हम टेम्परेचर लिख सकते हैं। टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो हमारा डिफ्यूजन प्रॉपर्टी क्या होता है, बढ़ता है। ये हो गया हमारा एक क्या रिलेशन बना लिए। सो तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से विसरण की जो दर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं। आप कहीं रास्ते से गुजरते रहते हैं और कहीं पे समोसा बनते रहता है, समोसा बनते रहते तो आपको खुशबू आ जाती है, क्योंकि गैस की जो खुशबू रहती है वो आपको बहुत अच्छे
जल्दी मिल जाता है। तो ये होता है आपका एग्जाम्पल, मैं और आपको समझाऊं, आगे एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा जो फैक्टर है वो होता है डेंसिटी। पहला आपको मैंने बताया तापमान, और दूसरा फैक्टर हमारा है डेंसिटी। डेंसिटी कहता है कि जो हल्की गैस होती है, अच्छा डेंसिटी क्या होता है ये भी समझ लो। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, यानी कि मास बटा वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन बराबर होता है हमारा क्या, घनत्व। तो जितना ज्यादा किसी गैस का मास होगा उतना उसका क्या रहेगा, घनत्व रहेगा। तो वैसे जो हल्की गैस होता है, लाइट जो गैस होती है, वो तेजी से विस्तृत होता है। मतलब समझो हल्की गैस जैसे ही निकल गया आपके आसपास, बहुत तेजी से उसका विसरण होगा। लेकिन जो भारी गैस होता है, हैवी गैस होता है, वो धीरे धीरे विस्तृत होता है। सिमिलरली एक मोटा आदमी को आप दौड़ा देंगे, एक पतला आदमी को दौड़ाएंगे तो मोटा आदमी थोड़ा लेट दौड़ेगा, भाई बेचारा हाँफ जाएगा। हल्की गैस है, पतलू है, पतले आदमी को आप दौड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जल्दी विस्तृत हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर आपको पूछा जाए विसरण की गति किस में होगा, तो आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा, हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, फिर आपका ऑक्सीजन का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा क्या है, हल्का गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन इज लाइटर देन ऑक्सीजन। चलिए, ये दो प्रभाव बता दिया आपको मैंने, तापमान और घनत्व का। ये देखिए कुछ डेली लाइफ का एग्जांपल मैंने आपके लिए लेके रखा है। रसोई में बने भोजन की सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। अगर आपके घर में बहुत अच्छा सुगंध, मैगी बन रहा है, पास्ता बन रहा है, या और हलवा बन रहा है, तो तुरंत पता अरे घर में कुछ बना है, पकौड़ा बन रहा है। क्यों? क्योंकि गैसियस जो मैटर्स होते हैं उसमें डिफ्यूजिविटी प्रॉपर्टी होती है, विसरण प्रॉपर्टी होती है। दूसरा है इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। ध्यान दीजिए, इत्र क्यों फैल जा रहा है, क्योंकि इत्र पदार्थ का हमारा गैसियस मैटर्स हैं। अगरबत्ती की सुगंध दूर तक चली जाती है। गैस रिसाव होने पर उसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। और पानी में स्याही की बूंद अगर डालते हैं, ठीक है, पानी में मान लेते हैं बीकर, यहाँ पे पानी रखा हुआ है और यहाँ पे आप एक ड्रॉप अगर क्या डाल दिए, स्याही डाल दिए, तो धीरे 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 पूरा क्या होता है, पूरे पानी में फैल जाता है। तो ये प्रकार से ये किचन में भाई खाना बना रहा है, ये शेफ जो है खाना बना रहा है और ये गैस पूरे किचन में फैल जा रहा है। उसी तरीके से परफ्यूम लगाती लेडी, ये परफ्यूम लगाने से पूरा रूम में महक आ जाता है। ये किसकी वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे कुछ और चीजें। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने लेके आया जहां पे आप देखेंगे विसरण किस कारण होता है, विसरण किस कारण होता है। अगर आपको पूछा जाए एक नंबर में, तो आपको फटाक से आंसर लगा देना है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, कणों की निरंतर गति, प्रकाश दाब, और इसका राइट आंसर है हमारा कणों की निरंतर गति की वजह से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी आपको मैंने बताया है किस अवस्था में विसरण सबसे तेज होता है, ठोस, द्रव, गैस और आपका है प्लाज्मा। तो ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा गैस, क्योंकि अभी आपको बताया ठोस, द्रव और गैस में सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजिविटी प्रॉपर्टी होती है वो होता है हमारा किसका, गैस का। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तापमान बढ़ाने पर विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी आपको मैंने बताया तापमान बढ़ाने पर क्या होता है। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से इसको आंसर निकालने की कोशिश करिए। तापमान बढ़ाने पर घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ती है, समाप्त हो जाती है। तो याद रखना तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है इसका जो डिफ्यूजिविटी प्रॉपर्टी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विसरण का उदाहरण कौन सा है। बर्फ का पिघलना, इत्र की खुशबू का कमरे में फैलना, लोहे का जंग लगना, पानी का उबलना। तो अभी आपको मैंने बताया इत्र की खुशबू का फैलना क्या होता है, विसरण का उदाहरण है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद फिर से क्वेश्चन लगाना है। जब पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल बीकर में भरे पानी के तल पर रखा जाता है तो बिना हिलाए ही पूरे बीकर का पानी बैंगनी रंग का हो जाता है। यह किसका उदाहरण है। एक हमने बीकर लिया और इस बीकर में, ठीक है, पानी लिए हैं। इस बीकर में जब पानी लेते हैं, एक छोटा सा हम क्या डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालते हैं, K1O4 का क्रिस्टल डालते हैं और धीरे 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 पूरा पानी क्या हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि बिना हिलाए ही पूरे बीकर का पानी बैंगनी रंग का हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये किसका उदाहरण है, ये हमारा विसरण का उदाहरण है, डिफ्यूजन का उदाहरण है, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रूशन या क्या है, इंट्रूशन या इफ्यूजन। इन तीनों चीज का उदाहरण ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों के संबंध में
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, द्रवों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका क्वेश्चन पहला ऑप्शन नंबर ए है, केवल गैस ही द्रव की तरह व्यवहार करता है, फ्लूइड की तरह व्यवहार करता है। गैस और ठोस द्रव की तरह व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है, गैसें और द्रव लिक्विड्स जिसको बोलते हैं और द्रव फ्लूइड की तरह व्यवहार करते हैं और केवल द्रव ही फ्लूइड है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है इसमें, ये दोनों नहीं है। ये आपका है गैस और द्रव, अभी आपको मैंने बताया इन दोनों में डिफ्यूजन प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो गैस और द्रव लिक्विड्स जो आपका फ्लूइड की तरह व्यवहार करती है। इस तरीके से आपको इसको आंसर टिक करना है। आपको अगर एग्जाम में आते हैं तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है। कुछ पदार्थों को उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो आप बताइए मुझे, बढ़ते क्रम में मतलब क्या होगा? सबसे कम वाला पहले आएगा, उसके बाद थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा। तो देखिए पहला ऑप्शन है जल, वायु और पवन। भाई जल, वायु और पवन तो एक ही है, मतलब अगर हम बात करेंगे वायु का, पवन का, तो इसमें तो सेमी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। वायु, चीनी और तेल, वायु में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फिर चीनी सॉलिड है, तेल लिक्विड है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि तेल पहले आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऑक्सीजन, जल और चीनी, मतलब ऑक्सीजन हमारा क्या है? ऑक्सीजन हमारा गैस है, जल हमारा लिक्विड है, ये हमारा लिक्विड है, और चीनी क्या है? हमारा सॉलिड है। मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन गैस, लिक्विड और सॉलिड, और हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आपको पढ़ाया था कि पहले सबसे ज्यादा होता है सॉलिड का, फिर होता है लिक्विड का, फिर होता है गैस का, और इसको रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो गैस, लिक्विड और आपका सॉलिड, इस तरीके से इसका। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, क्योंकि नमक, जूस और वायु में देखिए ये तो बहुत कम की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी? हाइड्रोजन गैस की अणुओं की दूरी बढ़ जाएगी, तो आप इसको एक बार पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या हो जाए इनके बीच का, जो किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के बीच क्या हो जाएगा? आपका दूरी बढ़ जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है, बंद पात्र में रखी हाइड्रोजन गैस का दाब बढ़ाने पर। ठीक है, बंद पात्र में हाइड्रोजन गैस का दाब बढ़ाने पर। दूसरा है पात्र से कुछ हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल जाने पर। तीसरा है हाइड्रोजन गैस का वाले पात्र का आयतन बढ़ाने पर। और चौथा है पात्र का आयतन बढ़ाए बिना उसमें अधिक हाइड्रोजन गैस भरने पर। भाई यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से पढ़िए, बंद पात्र में रखी हाइड्रोजन गैस का दाब बढ़ाने पर। दाब बढ़ाने से दूरी बढ़ता नहीं है और कम होता है, जबकि किसी पिस्टन पे आप प्रेशर लगाएंगे, यहाँ देखिए प्रेशर पिस्टन में लगाएंगे तो ये और क्या होगा? ये बोला है दूरी बढ़ जाएगा, तो दूरी बढ़ेगा कहाँ? दूरी तो कम होगा ना। तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा आपका, मतलब पहला ऑप्शन किसमें है? देखो ऑप्शन नंबर काटना भी आना चाहिए, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। अब 2 बज गए हमारे पास, सी और डी। तो सी और डी में क्या होगा आपका? सेकंड को ऑप्शन है, पात्र से कुछ हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं। हाँ, जब किसी से, भाई सीधी बात है, आपके घर में मान लीजिए एक रूम में 10 लोग हैं, अब वहां पे एकदम स्पेस नहीं है, तो 3 जने को बाहर निकाल दो। 3 जने को बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा? वहां पे 7 बचेंगे, तो उनके पास उनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा। तो पात्र से कुछ हाइड्रोजन गैस बाहर निकालने पर यह हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन आ सकता है। और तीसरा है हाइड्रोजन गैस वाले पात्र का आयतन बढ़ाने पर। मान लीजिए आपके रूम छोटा सा 10 बाई 12 का रूम है, उसको 15 बाई 20 का कर दो, आयतन बढ़ा दो, तो आपकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड और थर्ड है वो राइट आंसर है। तो ये हमारा ठीक है, आप इसको टिक लगा सकते हैं, बिल्कुल इसको सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन गलत क्यों है? पात्र का आयतन बढ़ाए बिना, आयतन को बढ़ाए बिना और गैस डालोगे तो क्या होगा? यहाँ पे लिखा देखिए, अधिक हाइड्रोजन गैस भरने पर। ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगा ना भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रवाही कहलाता है? फ्लूइड कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ क्या कहलाता है? फ्लूइड कहलाता है। तो ये आप देख सकते हैं, जो गैस होगा और जो द्रव होता है फ्लूइड होता है, बोला हमें। कार्बन सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है,
ऑक्सीजन गैस है, फास्फोरस सॉलिड है। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। द्रव में कणों के अस्तित्व एवं उनकी गति का सर्वोत्तम प्रमाण किसने दिया? अच्छा, ये बातें मैं लेक्चर में बीच बीच में बोलते रहा, आप सुने होंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले साइंटिस्ट का नाम है जॉन डाल्टन, दूसरे साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तीसरे साइंटिस्ट का नाम है थॉमसन और चौथा है आपका रॉबर्ट ब्राउन। और मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख के रख दिया है। रॉबर्ट ब्राउन जो है बताया कि किसी कणों में उनके जो आणुविक गति होती है या कणों के अस्तित्व में उनकी गति का सर्वोत्तम प्रमाण दिया था रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। इसीलिए इसको बोला जाता है ब्राउनियन गति बोला जाता है, ब्राउनियन मोमेंट बोला जाता है। ठीक है, ब्राउनियन मोमेंट या मूवमेंट बोलते हैं इसको, ब्राउनी गति बोला जाता है क्योंकि उनके द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट चीजें हैं, किस पदार्थ का निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता? ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा जा रहा है निश्चित आयतन तो होता है लेकिन आकार नहीं होता। ये किसकी बात कर रहा है? ये द्रव की बात कर रहा है। मैंने द्रव में आपको बताया था कि इसका निश्चित आयतन तो होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। तो द्रव का उदाहरण देखिए, क्रिप्टॉन गैस है, केरोसिन लिक्विड है, कार्बन स्टील लिक्विड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हमारे पास एक जो बच गया वो कौन सा हमारा है? केरोसिन इज द राइट आंसर, जहां पे आपका केरोसिन कहलाता है हमारा लिक्विड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या इनकरेक्ट बोला जा रहा है? आपको ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कथन गलत पूछा जा रहा है या सही पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, केवल कुछ पदार्थों के कण ही लगातार गति करते हैं और सभी पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आपको बोला जा रहा है गलत कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है? ठीक है, तो इनकरेक्ट क्या है भाई? केवल कुछ पदार्थों के कण ही लगातार गति करते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, मुझे बताओ। इसको पता थोड़ी चलेगा कौन सा है क्या है, वो तो भाई सब पदार्थ करेंगे ना। तो ऑप्शन सी आपका गलत है, केवल कुछ पदार्थों के कण ही लगातार गति करते हैं, ऐसा नहीं। सभी पदार्थों के गुण जो है क्या करते हैं? गति करते हैं। तो आपको गलत क्वेश्चन पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट। ये तो सही है, पदार्थों के कण बहुत छोटे होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। सभी पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। तो जो गलत है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन वाष्प वाले जार के ऊपर वायु से भरा जार रखने पर ब्रोमीन ऊपर की ओर फैल जाती है, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे क्या सिद्ध होता है? क्लास 9 का एक्सपेरिमेंट है, अगर आपको किए होंगे तो आपको याद होगा। वायु ब्रोमीन से भारी है, पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है वायु और ब्रोमीन का घनत्व समान है, ब्रोमीन वायु से भारी है। और चौथा आपका ब्रोमीन वायु से भारी नहीं हो सकती क्योंकि वह ऊपर जा रही है। तो इसका राइट आंसर है ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर। ठीक है, जो ऊपर जाने का कारण यह है कि ब्रोमीन जो है एयर से, हवा से भारी है, इसलिए क्या होता है थोड़ा से ऊपर उठना चाहता है। जिससे उसमें गैस भरोगे क्या होता है, डेंसिटी उसको क्या कर देगा, ऊपर की तरफ लेके चला जाएगा। तो ब्रोमीन वाष्प वाले जार के ऊपर वायु से भरा जार उसके रखने पर ब्रोमीन ऊपर की ओर फैल जाती है। ठीक है, ऊपर की ओर फैल जाती है। इससे क्या सिद्ध होता है? तो हमारा जो ब्रोमीन होता है उसका जो घनत्व होता है वो हवा से ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ठोस के अणु अपने निश्चित स्थान के आसपास कंपन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है आपको? क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये आपका, ठोस के अणु अपने निश्चित स्थान के आसपास कंपन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लेते हैं एक लोलक गति आपने देखे होंगे, पेंडुलम वॉच, ये यहाँ से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। वो अपने फिक्स पोजीशन पे ही रहता है, एक घड़ी है ऐसे घूमे रहेगा। द्रव के अणु नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, द्रव के अणु नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, सही नहीं है। इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमको पहले ही क्लियर हो गया कि ये सही है, ये मतलब नहीं आ सकता। अच्छा, द्रव के अणु नियमित रेगुलर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्या ये बात सही है? इस बात को तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें अधिक यानी कि जो रेगुलर ऑर्डर नहीं होता है। चलिए और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, टक्कर के समय को छोड़कर, मतलब आकर्षण बल बहुत कम होता है। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है हमारा।
गैस के अणु उपलब्ध पूरा स्थान घेर लेता है। बिल्कुल सही। आप बलून भरेंगे, बलून फुलाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, बलून का आधा पार्ट ही आपका क्या होगा, फूलेगा। भाई इस बलून को अगर फुलाने जाएंगे तो यहाँ पे भी गैस आएगा, यहाँ पूरा पूरा गैस भर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरा स्थान को क्या कर लेता है, घेर लेता है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, जो राइट आंसर है, मतलब गलत ऑप्शन ये है कि द्रव के अणु नियमित रेगुलर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और अब यही हमारा आंसर सही है। बाकी इसमें ऑप्शन में गलत है लेकिन बात सही है, क्योंकि हमको पूछा जा रहा है सही नहीं है, तो हम ऐसे ऑप्शन को चूज करेंगे जो उस चीज में फिट नहीं खाता है और सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हमारा एक टॉपिक यहाँ पे थोड़ा कंप्लीट होता है। इसमें आगे बात करूंगा मैं जो मैटर के क्लासिफिकेशंस है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो मैंने बता दिया। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, एलिमेंट्स क्या होते हैं और तत्व क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, इस तरीके के भी हमको इसमें पढ़ना है। तो आपको अगर ये चीजें पसंद आया होगा, ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया, टॉपिक मैंने बताया, ठीक है, तो यहाँ से देखिए पदार्थ के बारे में मैंने जो चीजें बताया उसके बाद नोट करिए क्वेश्चंस, इसको मैं और प्रैक्टिस कराते चलूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।